जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार नमस्कार और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास दूसरी होगी, मनोविज्ञान, यानी जो हमने टॉपिक पढ़ा था व्यक्तित्व, उसका आज दूसरा क्लास है। तो आज हम व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं जितने भी व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, यानी जो प्रमुख सिद्धांत है जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है व्यक्तित्व में सी-टेट हो या आपका यूपी-टेट हो, यहाँ से 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके के सिद्धांत हैं, सभी पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसमें हमें देखना है कि जैसा व्यक्ति का शरीर होगा, यानी इसमें कहा गया जैसा व्यक्ति का शरीर होगा, जैसी व्यक्ति की शरीर की रचना होगी, उसी आधार पर व्यक्तित्व का जो है आप व्यक्तित्व का मापन कर सकते हो। यानी जैसा व्यक्ति का शरीर होगा वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। तो शरीर रचना के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया। पहले हैं सेल्डन और दूसरे हैं क्रेसमर। क्या नाम है? सेल्डन और क्रेसमर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब हमें याद कैसे रखने? जो सेल्डन है, सेल्डन ने अपने सिद्धांत में जो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? सेल्डन ने अपने सिद्धांत को 3 भागों में, पहला गोलाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा लंबाकार। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनमें कार लगा हो, पीछे क्या लगा हो? कार, तो वो किसके सिद्धांत के भाग हैं? सेल्डन के। आपको क्या याद रखना है? यदि पीछे लगा हुआ है कार, आयताकार, लंबाकार और गोलाकार, तीनों के पीछे क्या लगा हुआ है? कार। तो जहां कार लगा हो वो किसने दिया है? सेल्डन ने दिया है। तो जो गोलाकार, जिन व्यक्तियों का जो शरीर है वो गोलाकार होता है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? पहली बात, वो हंसमुख होते हैं। कैसे होते हैं वो व्यक्ति? हंसमुख। दूसरा, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? परंपरावादी होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं और शौकीन मिजाजी होते हैं। तो जो गोलाकार जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है, ये किसके द्वारा दिया गया? सेल्डन के द्वारा दिया गया। सेल्डन और क्रेसमर 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। तो पहले सेल्डन ने 3 भागों में विभाजित किया, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार में हमने देखा जो व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसा होता है वो हंसमुख होते हैं, परंपरावादी होते हैं, भोजन प्रिय, शौकीन मिजाजी होते हैं। इनका स्वभाव सामान्य होता है एवं शिथिल होता है। तो ये बताया गोलाकार में उन्होंने। आयताकार जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है, यह व्यक्ति रोमांच प्रिय होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं और कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं। इनका स्वभाव सहयोगी और समन्वित होता है। क्या होता है? सहयोगी एवं समन्वित। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। जो आयताकार हैं उनको बौद्धिक रूप से ओजस्वी कहा गया। क्या कहा गया? उनको बौद्धिक रूप से, बुद्धि के रूप से उनको ओजस्वी कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप इसको याद रखें। उसके बाद लंबाकार, जल्दी थकने वाले व्यक्ति होते हैं, आलसी होते हैं, एकांत प्रिय और पतले और लंबे ये होते हैं। उसके बाद कलात्मक अंतर्मुखी होते हैं। कलात्मक अंतर्मुखी का मतलब यह है अपने विचारों को, भावनाओं को बाहर ये प्रदर्शन ना करें। वो कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, यानी ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप याद रखें। बाकी सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि सेल्डन ने किस प्रकार से इनको विभाजित किया है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। यहीं से पूछ लिया जाएगा कि किस सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने गोलाकार का विभाजन किया है, गोलाकार व्यक्तित्व का विभाजन किया है, तो वो कौन से हैं? सेल्डन। उसके बाद ये देखा हमने शरीर की रचना के आधार पर सेल्डन ने किस प्रकार अपना सिद्धांत दिया और किस प्रकार से जो व्यक्तित्व है उसका विभाजन किया। उसके बाद हमें देखना है जो क्रेसमर है उनको। ठीक है दोस्तों,
अब शेल्डन ने क्या किया कि शेल्डन के शरीर रचना के प्रकार को सोमैटोटाइप कहा जाता है। यानी मैं कहूँ जो शेल्डन ने 3 प्रकार बताए अपने सिद्धांत में, आपका पहला गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? सोमैटोटाइप। क्या बोला जाता है? सोमैटोटाइप। यहीं से प्रश्न बन जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला उसने? शरीर रचना के आधार पर सोमैटोटाइप। अब हमें देखना है शेल्डन के बाद क्रेसमर ने भी क्या किया? क्रेसमर ने शरीर रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो 3 प्रकार से किया है। पहला स्थूलकाय, कृशकाय और पुष्टकाय। यानी ये है क्रेसमर, और क्रेसमर के पीछे क्या आता है? काय। जहां भी आपको काय मिल जाए समझ जाना वो क्रेसमर का सिद्धांत है। क्या है? क्रेसमर का सिद्धांत। इन्होंने सबसे पहले बताया स्थूलकाय व्यक्तित्व का, कृशकाय और तीसरा क्या है? पुष्टकाय। स्थूलकाय को लंबकाय भी बोलते हैं और पुष्टकाय को सुडोलकाय भी बोलते हैं। अब उसके बाद जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व स्थूलकाय होता है वो कैसे होते हैं? उत्साह, विषाद, यानी विषाद का मतलब कैसे? निराशावादी, दोनों ही मिले जुले होते हैं। यानी उसके अंदर उत्साह भी होता है और निराशा भी होती है, तो दोनों ये मिले जुले होते हैं। दूसरा है कृशकाय। इनके स्वभाव में सकारात्मक, यानी ये स्वभाव के कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं। चिड़चिड़े, काल्पनिक, दिवास्वप्नी जैसे स्वभाव होते हैं, यानी दिन में सपने देखने वाले और कल्पना करने वाले और चिड़चिड़े व्यक्ति होते हैं। कैसे? कृशकाय। जिनका व्यक्तित्व कृशकाय है वो कैसे होते हैं? चिड़चिड़े। उसके बाद हमने देखा पुष्टकाय। अब जो पुष्टकाय जिनका व्यक्तित्व होता है या सुडोलकाय होता है वो संतोष प्रकट वाले होते हैं, सहज समायोजन होता है उनका करने वाले, व्यवहार में सकारात्मकता। तो ये हमने देखा। आपको बस 2 बातें याद रखनी है। शेल्डन ने 3 भागों में विभाजित किया, लंबाकार, गोलाकार और तीसरा हमने क्या देखा था? आयताकार। ऐसे ही यहाँ पर जो क्रेसमर है उन्होंने 3 भागों में बांटा और उनके पीछे क्या आता है? काय, स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय। इस तरीके से आपको याद ये रखना है। एक महत्वपूर्ण बात विशालकाय, इसके अंतर्गत उपरोक्त तीनों का मिला जुला रूप होता है, इसको उभयकाय भी कहते हैं। अब आपको याद रखना है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जो क्रेसमर है उन्होंने शरीर की रचना के आधार पर क्या किया कि व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। नहीं दोस्तों, इन्होंने क्या बांटा है? 3 भागों में ही बांटा है। इन्होंने तीनों भागों को अगर मिला जुला कर कहा जाए तो उसे कहा जाता है उभयकाय। उभयकाय का मतलब क्या होता है? जिनमें ये तीनों प्रकार की जो खामियां हैं वो पाई जाएं उसे बोलते हैं उभयकाय। तो इनको विशालकाय भी, तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? विशालकाय। तो दोस्तों ये था शरीर की रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का सिद्धांत था वो 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया, शेल्डन और क्रेसमर। आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो हमारा अगला सिद्धांत है यानी चौथा सिद्धांत, शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पहले तो आप ये जानिए कि शील गुण होते क्या हैं। शील गुणों के आधार पर किसने दिया? आलपोर्ट ने। आप ये याद रखें, शील गुणों के आधार पर 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया। किसका? व्यक्तित्व का सिद्धांत। पहले आलपोर्ट और दूसरे आपके जो थे उनका नाम था कैटल। क्या नाम था उनका? कैटल। और तीसरे थे आईजेंग। क्या नाम था? आईजेंग। तो ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले जो किया है उसको देखते हैं। आलपोर्ट ने वर्गीकरण किया है शील गुण क्या होते हैं। आपने पूरे दिन में जो भी व्यवहार किया, जो भी क्रियाएं की, और पूरे दिन में आपका जो एक मुख्य व्यवहार सामने निकल के आता है वो होता है शील गुण। जैसे मैं कहूं आपसे कि आपने नाम सुना है कर्ण का। किसका नाम सुना? कर्ण का नाम सुना है आपने। ये पूरे दिन में
जो भी काम करे, लेकिन इसके व्यवहार में एक चीज निकल के आती है। क्या निकल के आती है? दानवीरता। क्या निकल के आती है? कोई भी व्यवहार ये सुबह से शाम तक करे या कोई भी क्रिया करे, लेकिन अगर ये इसको सम्मिलित रूप से इसको व्यवहार को देखा जाए, अगर इसका परिणाम देखा जाए, तो क्या निकल के आता है? जो करण है उसके व्यवहार में निकल के आती है दानवीरता। जैसे ही मैं आपको देखूं, भगत सिंह सुबह से शाम तक जो भी व्यवहार करे, जो भी क्रियाएं करे, लेकिन उसके व्यवहार में जो एक निश्चित परिणाम निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है? देश के प्रति प्रेम। तो वही होते हैं शील गुण। जैसे मैं कहूँ रावण, तो रावण जो है पूरे दिन में उसने कोई भी व्यवहार किया या क्रिया की, तो उसका परिणाम क्या निकल के आएगा? उसका परिणाम दोस्तों ये निकल के आएगा अहंकार। तो ये क्या होते हैं? शील गुण। तो शील गुणों के आधार पर सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं ऑलपोर्ट। इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण जो किया है इन्होंने दो भागों में किया है। पहला सामान्य शील गुण और दूसरा है विशिष्ट, या इसी को बोल सकते हैं वैयक्तिक शील गुण। ऑलपोर्ट ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का दो भागों में विभाजन किया। पहला सामान्य शील गुण और दूसरा है विशिष्ट या वैयक्तिक शील गुण। फिर इन्होंने क्या किया? जो विशिष्ट शील गुण है इसको तीन भागों में और विभाजित किया। क्या देखा दोस्तों हमने कि इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, सामान्य एवं विशिष्ट, या इसी को हम कह सकते हैं वैयक्तिक शील गुण। और विशिष्ट शील गुण को या वैयक्तिक शील गुण को इन्होंने क्या किया? और विभाजित किया मुख्य शील गुण, या इसी को प्रमुख बोलेंगे, केंद्रीय शील गुण या गौड़ शील गुण। अब हम देखते हैं ये होता क्या है। सामान्य शील गुण, सामान्य शील गुण का मतलब ये होता है ये प्रत्येक व्यक्ति या सभी व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं, यानी समाज के बड़े समूह में ये पाए जाते हैं, जैसे प्रशंसा, सम्मान और सहयोग। तो ये सामान्य शील गुण का मतलब होता है जनरली मतलब ये हर व्यक्ति के व्यवहार में पाए जाते हैं, समाज के बहुत बड़े समूह में ये पाए जाते हैं। दूसरा है वैयक्तिक शील गुण। वैयक्तिक मतलब या वैयक्तिक या विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति विशेष में पाए जाते हों, किसी एक व्यक्ति विशेष में पाए जाते हों, उसे बोलते हैं वैयक्तिक शील गुण। अब वैयक्तिक शील गुण को हमने देखा था तीन भागों में बांटा था इसने, मुख्य शील गुण या प्रमुख शील गुण, दूसरा केंद्रीय शील गुण या गौड़ शील गुण। मुख्य शील गुण का मतलब है व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता है। जैसे मैं आपसे कहूं गांधी जी ने जो भी सुबह से शाम तक या पूरे दिन में व्यवहार जो किया, तो उनका जो व्यवहार में जो निकल के आता है परिणाम, वो क्या निकल के आता है? अहिंसा। क्या निकल के आता है? अहिंसा। ऐसे ही मैंने अभी बताया था जो कर्ण थे वो कोई भी व्यवहार कर लें, उनके व्यवहार में क्या निकल के आती है? दानवीरता। कोई भी व्यवहार करें उनके व्यवहार में क्या निकल के आएगा? सामने दानवीरता। उसके बाद ऐसे ही मैंने बताया आपको भगत सिंह कोई भी काम कर लें उनके व्यवहार में क्या निकल के आएगा? देश प्रेमता, यानी देश के प्रति प्रेम। तो इस तरीके से मुख्य शील गुण का मतलब यह है व्यक्ति के व्यवहार में या उसकी क्रियाओं में मुख्य रूप से जो भी व्यवहार वो करते हैं, तो प्रत्येक व्यवहार में उनका क्या दिखाई दे। जैसे गांधी जी के व्यवहार में मुख्य रूप से क्या दिखाई दिया? अहिंसा। ऐसे ही केंद्रीय शील गुण व्यक्ति में कभी कभी दिखाई देते हैं, व्यक्ति में कभी कभी दिखाई देते हैं, उन्हें केंद्रीय शील गुण कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बलिदान, ये बलिदान जो है व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति के व्यवहार में कभी कभी दिखाई देता है। जैसे हम कहें आपसे बलिदान के बाद त्याग, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार में ये त्याग कभी कभी दिखाई देता है। तो इस तरीके के जो व्यवहार होते हैं केंद्रीय शील गुण जिन व्यक्तियों में होता है, उनके अंदर क्या होते हैं? ये व्यक्ति के व्यवहार कभी कभी दिखाई देते हैं, व्यक्ति में ये कभी कभी दिखाई देते हैं। उसके बाद है गौड़ शील गुण, व्यक्ति में ये छिपे रहते हैं। जैसे वात्सल्य, क्या है? वात्सल्य के बाद हम देखें परोपकार, क्या है? परोपकार। ये क्या होते हैं? छिपे हुए रहते हैं। और ये हमने देखे तीन होते हैं, मुख्य, केंद्रीय और गौड़ शील गुण। उसके बाद जो मुख्य शील गुण है ये सर्वोच्च सामान्यीकरण वाले होते हैं,
यानी जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सामान्यीकरण वाले होते हैं, जैसे गांधी जी थे, ये कैसे थे? सर्वोच्च सामान्यीकरण वाले व्यक्ति थे। उसके बाद केंद्रीय शील गुण जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं वो उच्च सामान्यीकरण वाले होते हैं, और जिन व्यक्तियों में गौड़ शील गुण पाए जाते हैं वो निम्न सामान्यीकरण वाले होते हैं, उनके अंदर निम्न सामान्यीकरण गुण होते हैं। तो ये देखा हमने शील गुणों के आधार पर आलपोर्ट ने सामान्य एवं विशिष्ट शील गुण दो भागों में बांटा, और विशिष्ट शील गुण को इन्होंने मुख्य शील गुण, केंद्रीय और गौड़ शील गुण में बांटा। उसके बाद हम देखते हैं कैटल ने भी शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का क्या किया है? सिद्धांत दिया है। अब कैटल के द्वारा शील गुणों का सिद्धांत क्या है? इन्होंने दो प्रकार बताए, पहले स्रोतशील गुण, दूसरा बताया सतही शील गुण। अब आप इनका मतलब समझिए, स्रोतशील गुण और सतही शील गुण क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये व्यक्ति का एक क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। अब मान के चलिए व्यक्ति के अंदर कोई प्रमुख क्या है? प्रमुख शील गुण है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गांधी जी या कर्ण या भगत सिंह, इनके प्रमुख जो गुण थे यानी जो शील गुण थे वो क्या थे? गांधी जी के अंदर थी अहिंसा। क्या था? अहिंसा। उसके बाद कर्ण के अंदर थी दानवीरता। क्या थी? दानवीरता। भगत सिंह के अंदर क्या था? देश प्रेम। क्या था? देश प्रेम। उसके बाद मैंने देखा कि एक और व्यक्ति ले लेते हैं कोई भी, जैसे चलो ये तीन ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अहिंसा, दानवीरता, देश प्रेम, तो इनके अंदर ये प्रमुख शील गुण हैं। गांधी जी के अंदर अहिंसा, कर्ण के अंदर दानवीरता, भगत सिंह के अंदर देश प्रेम। उसके बाद हमने एक और व्यक्ति जैसे हमने लिया रावण। रावण के अंदर क्या है? अहंकार। क्या है? अहंकार। तो रावण का जो आपका जो शील गुण है वो क्या है? अहंकार। तो इन सभी में हमने देखा। अब हमने देखते हैं ये प्रमुख शील गुण है। क्या है? प्रमुख शील गुण। किसी गांधी के प्रमुख शील गुण क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा से ही जिन शील गुणों की उत्पत्ति हो, जिन शील गुणों की क्या हो? उत्पत्ति हो। जैसे अहिंसा से उत्पत्ति किसकी होती है? मित्रता की। किसकी उत्पत्ति हुई? ये एक शील गुण नई उत्पत्ति हुई। उसके बाद हमने देखा कि एक नया शील गुण और उत्पत्ति हुई, जैसे हमने देखा मित्रता। उसके बाद हमने देखा सम्मान। जिस व्यक्ति के अंदर अहिंसा होगी उसको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। मित्रता वो व्यक्ति जिसके अंदर अहिंसा होगी उसके अंदर जो नया शील गुण जो है वो विकसित होगा, वो क्या होगा? मित्रता। उसके बाद क्या होगा? सहयोग। जिस व्यक्ति के अंदर अहिंसा होगी उसके अंदर एक नया शील गुण उत्पत्ति होगी जो होगा सहयोग, यानी एक नया शील गुण विकसित होगा जिसका नाम है सहयोग। ऐसे ही हमने देखा कर्ण। जो कर्ण है दानवीरता है, उसके अंदर अब दानवीरता से ही अनेक शील गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा भगत सिंह। भगत सिंह के अंदर क्या है? देश प्रेम। अब इस देश प्रेम शील गुणों के प्रति अनेक नए शील गुणों की उत्पत्ति होगी, उनको कहा जाता है सतही शील गुण। और जो स्रोतशील गुण हैं वो कैसे हैं? प्रमुख, यहाँ पर केंद्र में। जैसे अहिंसा, दानवीरता, देश प्रेम, अहंकार, ये क्या है? स्रोतशील गुण। और इन्हीं से उत्पत्ति होती है सतही शील गुणों की। जैसे हम कहें आंतरिक एवं आनुवांशिक के शील गुणों से संबंधित विशेषकों को स्रोत। अब आपने देखा जो व्यक्ति के आंतरिक यानी प्रमुख हैं, जो आंतरिक भाग में हैं, जो आनुवांशिक हैं, जो उसे अपने आनुवांशिक यानी जन्मजात जो मिले हैं। गांधी जी को ये जो है अहिंसा जन्मजात या उनके आंतरिक रूप में थी, ये उनका आंतरिक शील गुण था। और इसी से उत्पत्ति हुई है आपका मित्रता, सम्मान, सहयोग, इन सब की। अब बाह्य एवं वातावरणीय में व्यवहार गुणों के सतही शील गुण होते हैं, यानी जो समाज से अर्जित किए जाते हैं, बाह्य रूप से अर्जित किए जाते हैं, जो वातावरण के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? सतही शील गुण। तो ये हमने देखा स्रोतशील गुण और सतही शील गुण, और ये कैटल ने बताए दो प्रकार के शील गुण। उसके बाद शील गुणों की इन्होंने शील गुणों के लिए एक मापनी बनाई जिसको बोला गया 16 PF, यानी इसको बोल सकते हैं 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, या इसको 16 व्यक्तित्व कारक।
क्या बोल सकते हैं, एक मापनी बनाई 16 PF, क्या मापनी, शील गुणों को मापने के लिए। तो ये हमने देखा कैटल के द्वारा शील गुणों का जो सिद्धांत था। अब हम दोस्तों देखते हैं आइजेंक के द्वारा शील गुणों का जो सिद्धांत था उन्होंने दो प्रकार में बताया कि तंत्रिका तपिता बनाम सामवेगिक स्थिरता पहला, दूसरा बताया इन्होंने अंतर्मुखता बनाम बहिमुखता। यानी इन्होंने जो आइजेंक हैं शील गुणों का जो सिद्धांत दिया तीन व्यक्तियों ने दिया। पहले कौन थे, आपके ऑलपोर्ट थे, दूसरे कौन थे, कैटल थे, और तीसरे कौन थे, आइजेंक थे, जिन्होंने शील गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं आइजेंस, यानी तीसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने दो प्रकार में बताया कि तंत्रिका तपिता बनाम सामवेगिक स्थिरता, दूसरा बताया अंतर्मुखता बनाम बहिमुखता। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछ लिया जाएगा कि आपको चार मनोवैज्ञानिक दे दिए जाएंगे और उनमें एक जो नाम है आइजेंक दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि शील गुणों के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है व्यक्तित्व का, तो आइजेंक ने दिया है। अब देखो तंत्रिका तपिता बनाम सामवेगिक स्थिरता। तंत्रिका तपिता का मतलब होता है दुश्चिंता, जो चिंता से मुक्त हो, ऐसा व्यक्ति जो चिंता से मुक्त हो। सामवेगिक स्थिरता यानी शांत एवं संयमी। जिन व्यक्तियों में तंत्रिका तपिता होगी वो क्या होंगे, चिंता से मुक्त होंगे। और जो सामवेगिक स्थिरता जिनके अंदर, सामवेगिक व्यक्तित्व पर आधारित जो व्यक्ति होंगे वो कैसे होंगे, शांत होंगे और बहुत ही ज़्यादा संयमी होंगे। यानी जिन व्यक्तियों के अंदर व्यक्तित्व तंत्र का तपिता होगा तो वो कैसा होगी, दुश्चिंतित होंगे, और जिनके अंदर सामवेगिक स्थिरता का होगा वो होंगे शांत एवं संयमी। दूसरा बताया उन्होंने अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता। अंतर्मुखता का मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक विमुखता, यानी जो समाज से दूर रहते हों, क्या रहते हों, समाज से दूर, उनको बोला जाता है अंतर्मुखता। दूसरा है बहिर्मुखता, जो समाज से, जो समाज के साथ रहते हों वो होते हैं, यानी जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को जो समाज के सामने प्रकट करते हैं वो होते हैं बहिर्मुखता। और जो अंतर्मुखता, जो अपने भावना, अपने विचारों को, अपनी दृष्टिकोण को, अपने अचेतन मन को अपने आंतरिक भाग में ही क्या रखते हैं, छुपा के रखते हैं, वो होते हैं आपके अंतर्मुखता। उसके बाद ये था शील गुणों के आधार पर।